Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कुलभूषण जाधव वाला कि कौन सा कन्वेंशन का वॉयलेशन हुआ था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वियना कन्वेंशन बोला था, जो कि सही है, लेकिन वियना कन्वेंशन के भी ईयर्स हैं काफ़ी सारे। तो ये 1972 वाला जो वियना कन्वेंशन था उसका वॉयलेशन था, जिसमें कि काउंसलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड करी गई थी कुलभूषण जाधव जी को। तो मेरे दिमाग में आया कि आपसे बताना है आप लोगों को, तो ये मैंने आज पूछ लिया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो इस वीडियो को पॉज करके आप अभी जवाब दो, और थोड़ी देर बाद जब ये सेशन में ही उसका आंसर मिलेगा तब आप अपना आंसर करेक्ट भी कर लेना। जो हमारे EWS रिजर्वेशन दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशंस दिया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से दो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करके चीज़ें ऐड करी गई थी, दो क्लॉज ऐड किए गए थे, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत जल्द बाय नेक्स्ट वीक हम जो है द हिंदू सेशन को लाइव लेने लग जाएंगे। एज आई टोल्ड यू, वी आर मेकिंग अनदर स्टूडियो जो कि डिजिटल बोर्ड पे होगा, तो फिर लाइव क्लासेस के वहाँ पे हम फिर द हिंदू लेंगे। उसका एक टाइम लेंगे, कोई 8 बजे 9 बजे, तो वो आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा क्रैश कोर्स जो है रिवीजन बैच के नाम से उसमें इनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स के बारे में देख सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसके बारे में भी डिटेल जानकारी हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। प्लस क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप मंगाना चाहें, जिसमें आपको 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, प्लस 50+ मॉक्स आपको हमारी तरफ से मिलेंगे क्लैट यूजी के। तो इफ़ यू विश आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इतनी बातें हैं। अब एक चीज़ और है कि इन सब के इनरोलमेंट के लिए, चीज़ें देखने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, उसको आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, उस कोर्स की डिटेल वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, तो इफ़ यू विश आप उनको कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो आज की न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड द EWS कोटा। तो मैं देखो 2-3 चीज़ें पहले आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो देखो ये है कि ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ना, हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, चाहे फिर वो क्लैट यूजी हो, चाहे वो क्लैट पीजी हो। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप ना ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ठीक है, ये इस PDF में आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे तुरंत इस सेशन के साथ डाल दूंगा। इन दोनों आर्टिकल को रीड कर लें, और इसमें जजेस ने जो ओपिनियन दिए ना अपने अपने, जैसे मेजॉरिटी व्यू क्या था, माइनॉरिटी व्यू क्या था, वो थोड़ा सा आप अपने एंड से नोट्स में डाल लें। ठीक है, क्योंकि मतलब ताज्जुब की बात नहीं अगर क्लैट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये स्टेटमेंट कौन से जस्टिस के द्वारा कही गई थी, तो इसीलिए वो चीज़ आप अपने एंड से कर लें, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है। बाकी जो पढ़ाने का है वो अब हम शुरू करते हैं। देखो, एक एडिटोरियल भी आया हुआ है, 2-4 आर्टिकल भी आए हुए हैं, सबको कंपाइल करके एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनको हम EWS कोटा के नाम से काफ़ी समय से सुन रहे हैं। और ये 3:2 का वर्डिक्ट आया है, मतलब 2 लोग इसके अगेंस्ट में थे, 3 लोग इसके फेवर में थे। अगर यहीं पे 3:2 अपोजिट हो जाता तो फिर ये लॉ जो है स्टक डाउन हो जाता, लेकिन 3 लोगों का जब इस पर फेवर था, इसीलिए अपहोल्ड हो गया है। तो पहले चलिए इसकी बेसिक जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इन अ लैंडमार्क रूलिंग मंडे में ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है 3:2 की मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि 10% रिजर्वेशन देता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, इन द एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इतना क्लियर हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट जो था ना, ये एक आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके अलावा भी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी क्लास हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। देखो, हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है बेसिकली वो किसके ऊपर है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर। बट यहाँ पे जो है ना, ये भी देखा गया कि किस तरीके से कोई क्लास और सेक्शन जो डिसएडवांटेज में है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, उसको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड बेला M त्रिवेदी
एंड JB पर्दीवाला, ये 3 जस्टिस हैं हमारे जो अग्री करते हैं इस अमेंडमेंट से, और वो ये बोलते हैं कि डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर होने वाले हैं यू ललित साहब, जो कि ट्यूसडे में ही रिटायर होंगे, आज ही की बात है, एंड जस्टिस S रविंद्रन भट्ट, इन्होंने बोला है कि भैया EWS कोटा जो है ये कॉन्ट्रडक्टरी है कॉन्स्टिट्यूशनल से और ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपने 3 जजेस के नाम देखे जो फेवर में हैं, ये नाम पता होने चाहिए। 2 जो अगेंस्ट में है, उसमें एक तो चलो इजी है यू ललित साहब का, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो 3 इनके फेवर में थे वो कौन से थे? दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड पर्दीवाला। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और चीजें इसमें जानते हैं किस तरीके से ये आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहली चीज तो देखिए केस का नाम क्या है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विथ 30 कनेक्टेड मैटर्स। ठीक है, बेंच किसकी कॉम्प्रोमाइज करी गई थी? यू ललित साहब, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, S रविंद्रन भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्दीवाला। The dissenting judges were of the view that economic criteria per se is permissible in relation to access of public goods under Article 15, but same is not true for Article 16, goal of which is empowerment through representation of the community। ठीक है, वही चीजें रिपीटेटिव लिखी हुई हैं। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, क्या ये कोटा था, कैसे आया था? तो देखो ये तो प्रेजेंट सिनारियो था जो हमने कर लिया है, पर अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो पीछे से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 10% EWS कोटा जो है हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा, जिसमें आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर अमेंड किया गया था। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया है। 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू प्रोवाइड कोटा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखते हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें देखो ये कहा गया था कि भाई जो 50% रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उनके अलावा 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दिया जाए, सेंटर एंड स्टेट एडमिशंस के मामले में, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में, प्लस जॉब के मामले में। ठीक है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज? अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो क्या किस बेसिस पे चैलेंज हुआ था? तो 2 ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड्स इसका ये रखा गया था कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। देखो आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मैंने आई थिंक आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हुए भी पढ़ाई है, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन जो है ना वो कोई ऐसे लिखा तो नहीं है कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट से फाइंड करता है कि हाँ यार ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बोली जा रही है कि भैया इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। दूसरा ये बोला जा रहा था कि 1992 की एक रूलिंग है इंदिरा स्वानी अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है ना 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है। तो फिर भैया ये 10% आप और दे रहे हो तो 50 + 10 है तो 60 हो गया, तो ये कैसे अलाउड है? तो यहाँ पे इन 2 मामले को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट को में इस बातों को चैलेंज किया गया था। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहली चीज यहाँ पे चैलेंज करी गई थी इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट्स 1992 रूलिंग इन इंदिरा स्वानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच अपहेल्ड द मंडल रिपोर्ट एंड केप्ट रिजर्वेशन एट 50%। क्लियर हुआ? ये 2 चीजें जो हैं यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज बनी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट का ये कहना था, देखिए कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डीपीएसपी की बात, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 46 है वो ये कहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी ध्यान रखा जाए और उनके इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें करी जाएं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जाए। तो डीपीएसपी का ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है कि आर्टिकल 46 में जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बैठती है? तो हमने देखा कि आर्टिकल 143 सब क्लॉज 3 जो है ये कहता है एटलीस्ट 5 जजेस नीडेड टू हियर केसेस, जिसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है, तब आप जो है एटलीस्ट 5 जज की बेंच बना सकते हैं, जिसको हम लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। 5 मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम 13 भी हमने देखी हुई हैं। प्राइवेसी वाला जजमेंट आपको याद होगा, वहाँ पे 9 होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक और केस में बैठ सकती हैं जब आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं
वो कोई रेफरेंस करें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर कि भाई ये मैटर जो है इस पर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, तब भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ सकती है। तो हमने क्या जाना है यहाँ पे, एटलीस्ट 5 जजेस नीड टू हियर केसेस दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 9 जजेस की बेंच जो है हमने देखी थी प्रीवियसली वर्डिक्ट में, 13 केशवानंदा में देखी हुई है। तो ये है, ठीक है। क्लॉज जो है आर्टिकल 1 कहाँ पे प्रोविजन है, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में प्रोविजन है, ठीक है। अब एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या जाना है इसके बारे में। सबसे पहले देखो अभी क्या हुआ, हमने ये देखा 3:2 का वर्डिक्ट आया है। 3 में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, JB पर्डीवाला साहब हैं। प्लीज़ एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं, ठीक है। फिर 2 जो हैं आपकी मैंने बताया, जो यू ललित साहब हैं और आपके देयर इज अनदर नेम, हाँ रविंद्रन भट्ट साहब है सॉरी गाइज। तो इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था, डिसेंटिंग मतलब अगेंस्ट जो जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट में जो रहता है उसको डिसेंटिंग बोल देते हैं। केस का नाम हमने देख लिया है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, पूरा हमने मैटर जाना है। इसके बाद क्या 2 ग्राउंड्स थे जिस पे इसको चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैसे बैठती है, क्या प्रोविज़न होता है, वो भी हमने देख लिया है। आर्टिकल 46 DPSP का जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात भी करता है। इसके बाद देखिए एक और आर्टिकल आया हुआ है आज, जो कि है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी। तो G20 के ऊपर है, बाकी यहाँ पे जो भी लिखी है ना सब बकवास है, अपने काम का नहीं है। G20 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेट्स रिवाइज इट अनदर टाइम, एक बार और कर लेते हैं। लेट 1990s में देखो जब क्या हुआ था, देश विश्व के अंदर जो है इकोनॉमिकली काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। मैक्सिकन, एशियन, रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। तो उस समय जो G8 ग्रुप होता था, जो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ होता था, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होते थे, उनका ये अनुमान लगा, उन्होंने ये सोचा कि भाई सिर्फ हम लोग ग्रोथ करेंगे ना तो काम नहीं होगा, हमें ये जो छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो फ्यूचर में डेवलपिंग बनेंगे, इन लोगों को भी साथ लेने के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब इन्होंने G20 ग्रुप को फॉर्म करने के बारे में सोचा, जिससे कि एक ग्रुप और क्रिएट हो जिनको भी हम अपने साथ रख के आगे बढ़ा सकें, और जिससे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, पूरा वर्ल्ड आगे प्रोग्रेस करे। देखो सिंपल सी बात है ना, USA के हथियार तभी बिकेंगे जब इंडिया के पास पैसा होगा खरीदने के लिए। तो सब चाहते हैं कि सबका फ़ायदा हो, तो यही सब उन्होंने लॉजिक सोचा होगा, और उसके बाद जो है G20 की स्थापना करने की बात हुई, ठीक है। G20 में कौन कौन है आज की डेट में, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। स्पेन जो है इसका परमानेंट इन्वाइटी है, इसके अलावा और भी हैं इन्वाइटीज़ लाइक UN, IMF, एशियन अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। G20 के मेंबर जो हैं वो 80% ऑफ वर्ल्ड GDP कंसिस्ट करते हैं, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड रहता है, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रहता है। फाउंडेड इन 1999, ठीक है। जब ये नया नया स्टार्ट हुआ था तब फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो हैं वो इकट्ठा होते थे बातचीत करने के लिए। फिर 2011 से जो है ये एनुअली होने लगी, और फिर इसकी प्रेसिडेंसी भी जो है वो रोटेट होने लगी है। बाद में जो उनके जो लीडर्स होते थे वो भी मिलने लग गए हैं। पहले तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो गवर्नर होते थे सेंट्रल बैंक के हर कंट्री के, वो जाते थे। तो G20 का कोई चार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर पूछ लेगी तो कहीं पे भी नहीं है। G20 में मुद्दे कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये ट्रॉयका बनती है। ट्रॉयका क्या होती है, 3 जो कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास प्रेसिडेंसी होती है, उनका ग्रुप होता है 1 2 3, और फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। जैसे कि अभी ट्रॉयका के अंदर कौन है, ट्रॉयका के अंदर इटली 2021 में करी थी, इंडोनेशिया 2022 में कर रही है, भारत 2023 में करेगी प्रेसिडेंसी। तो ये इनका ट्रॉयका बना हुआ है, ये डिसाइड करेंगे कि क्या मुद्दाज रहेंगे, और हर कंट्री को एक नुमाइंदा जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको शेरपास बोला जाता है, हर कंट्री से जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनको शेरपास बोला जाता है, ठीक है। तो भारत के शेरपा कौन है वहाँ पे मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, बस यही था G20 के बारे में, दैट्स इट। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये क्या है, ये हमने वैसे पहले डिस्कस किया हुआ है जब ये हो रहा था, अब थोड़ा सा इसके बारे में आया हुआ है तो देख लेते हैं। देखो ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या है, ये रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में फूड सप्लाई चेन बिगड़ गई थी ना, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काइंड ऑफ डील हुई थी, उसको ही ब्लैक सी ग्रेन डील के नाम से जाना जाता है।
मैं मैप तो यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन आप लोगों को इतनी बार दिखाया है, आपको आइडिया होगा कि रशिया यूक्रेन के नीचे से ब्लैक सी जाता है। तो ब्लैक सी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो हैं वो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यूक्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि शायद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यूक्रेन जो है ना वो काफ़ी सारी फसलों में, जैसे कि यहाँ पे देखिए वीट, मेज, रीप सीड, सीड, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में ग्लोबली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वीट का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। तो यूक्रेन से जब कोई चीज़ निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे वो रशिया के थ्रू मतलब ब्लॉक किए जा रहे थे, जो कि मोस्टली जो इनके पोर्ट्स थे वो थे क्रोमोरोस्क, ओडिशा एंड यूजनी। तो ये जो पोर्ट्स थे ना इनको ब्लॉक किया जा रहा था। तो फिर इसके लिए काइंड ऑफ एग्रीमेंट किया गया था, यूएन एंड टर्की के द्वारा ब्रोकर्ड मीडिएट किया गया था, जिसमें ये हुआ था कि भाई 120 डेज के लिए अलाउ कर दो स्टार्टिंग में कि यूक्रेन के थ्रू जो है फूड सप्लाई जो भी एक्सपोर्ट होनी है वो हो सके ऑन द ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करके ये सिस्टम किया था कि भाई इंसानियत के लिए कर दो, क्योंकि फूड सप्लाई की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो रशिया इसके लिए एक्सेप्ट कर लिया था। जुलाई 22 को इस्तांबुल में ये साइन हुआ था, जिसका नाम है ब्लैक सी ग्रेन डील। तो वही है, नवंबर एंड में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको फिर से रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग मुद्दे का विषय है। ठीक है। कॉरपोरेट और पेरिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रिकॉशियस एट कोप 27। तो भाई यहाँ पे क्या है, कोप 27 के बारे में न्यूज़ आई हुई है। और कोप 27 कहाँ हो रहा है? शर्म एल शेख में हो रहा है। अब क्या है कोप 27, हमने डिटेल में डिस्कस किया ही हुआ है। अब एक बार ये पूरा सब खत्म हो जाए तब फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे और कुछ नए पॉइंट्स जो यहाँ से निकल के आएंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, बट अभी इसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, कोर्ट रूलिंग ऑन स्टे डॉग्स इम्पैक्ट सिटीजन्स ऑफ मुंबई नासिक। ये न्यूज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं थी, पर मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया क्योंकि एक बहुत जेन्युइन पॉइंट है ये। जैसे कि स्टे डॉग्स जो है ना ये काट लेते हैं लोगों को, नो डाउट। फिर क्या है कि भाई बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठाते हैं कि स्टे डॉग्स के ऊपर यार गवर्नमेंट क्यों एक्शन ले रही है, कोर्ट ने क्यों आदेश दिया हुआ है कि फीड मत करो, ये मत करो। तो फिर मेरा ऐसा मतलब ये बहुत सुनने में ब्लंट लग सकता है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इन लोगों को फिर अपने घर में पाल लेना चाहिए कुत्ते वो, है ना। क्योंकि देखो स्टे डॉग्स मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई बहुत दिक्कत है, बट स्टे डॉग्स है ना एक्चुअली में बहुत जगहों पे जैसे कोई सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं कुछ है तो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे केसेस देखे हुए हैं मैंने, तो बहुत दिक्कत हो जाता है उससे। तो या तो उसके लिए फिर कोई सॉल्यूशन निकाला जाए कि सोसाइटी के अंदर भाई कहीं कुछ एक पर्टिकुलर जगह बना दो कि वहाँ रहे, वैसे रहे। जैसे कि हमारी सोसाइटी में मेरे को बहुत दिक्कत करते हैं स्टे डॉग्स। मैं जब भी वॉक करने निकलता हूँ, ये करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भौंक रहे हैं ये, क्योंकि उसमें जो दो चार जो घर हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, तो फिर वो उन्हीं घर के आसपास रहते हैं और उनके अलावा जो भी वहाँ से गुजरता है उनको भाई काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये वाला सीन हो जाता है। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। आज हमने ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला पूरा आर्टिकल है डिस्कस किया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख लिया है, इसका कैसे हुआ, क्यों नहीं, किस चीज़ के लिए चैलेंज किया गया था। G20 को हमने रिवाइज किया। एक हमने नई चीज़ और देखी है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, पूछा जाए तो गलत ना करना, किसने ब्रोकर किया, कहाँ पे हुआ, जुलाई 22 को हुआ, 120 दिन के लिए हुआ, नवंबर में एंड हो जाएगा, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, तो यूएन, टर्की, रशिया, यूक्रेन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ दो चार न्यूज़ देखी थी जो इंपॉर्टेंट थी। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।